हम मैरिज पे बात कर रहे हैं, मैरिज का लेसन पढ़ रहे हैं, तो उसी में हमारा जो आज का विषय है वो है डिले मैरिज और डिनायल मैरिज। जो पहले मैंने आपको लेसन पढ़ाए हैं वो क्वालिटी ऑफ मैरिज के ऊपर थे। अब जो मैक्सिमम केसेस आपके पास आएंगे, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी लेट हो गई है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरी शादी की उम्र निकल गई है या निकलती जा रही है, वो लोग आपके पास आएंगे। उनको आप कैसे देखेंगे, ये हमने मेन विषय है आज का, आपको पढ़ाना है। पहले मैं आपको जनरल कॉम्बिनेशन बताता हूं, उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, देखिए जब शादी हमने देखनी है ना, शादी के बारे में, तो सबसे पहले हमारी निगाह होनी चाहिए लगन पे, दूसरी निगाह हमारी होनी चाहिए 7th हाउस पे, और फिर अलाइड हाउसेस पे। जो शादी का कारका प्लैनेट है वीनस, उस पे, और मून भी आपका माइंड को डिनोट करता है, मून के ऊपर। कई बार शादी डिले मेंटल एटीट्यूड से होती है, कई बार हॉरोस्कोप में पड़े हुए ऐसे ग्रह जो शादी के लिए मना करते हैं उनकी वजह से। इसलिए शादी को जब पढ़ेंगे तो लगन को, 7th हाउस को, चंद्रमा को भी देखेंगे, दूसरे घर को भी देखेंगे और सारे प्लैनेट्स को देखेंगे। सैटर्न जनरली डिले का कारक बनता है, सैटर्न को भी देखेंगे। वीनस कारका है मैरिज का, उसको भी देखेंगे। पहला डिक्टम है लगना 7th एंड देयर लॉर्ड। 7th लॉर्ड, लगन लॉर्ड इन फिक्स साइन। जब आपका पहले घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी फिक्स साइन में हो और मून इन मूवेबल साइन, मून फास्ट प्लैनेट है, मूवेबल साइन में हो, जल्दी जल्दी से पहले ही रहता है, उसका एक तरह स्थिर भी नहीं होता, और आपके इनडिसिसिव डिसीजन से जो शादी है, नॉन इनिशिएटिव तरीके से आप कार्य करते हैं, इनिशिएट प्रॉपर समय पे नहीं लेते या वो समय निकाल देते हैं, जिसकी वजह से शादी डिले हो जाती है। और सेकंड इज लॉर्ड ऑफ 7th एंड सेकंड, दूसरे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी सैटर्न का साइन हो, दूसरे घर में 7वें घर में और दूसरे घर में सैटर्न का साइन हो, और उसके ऊपर बुरे प्रभाव आ रहे हों। तो सैटर्न के साइन दूसरे घर में तब आते हैं यदि 10 नंबर और 11 नंबर लगन आता है। 7वें घर में तब आते हैं जब 4 नंबर और 5 नंबर लगन आता है। उसके बिल्कुल विपरीत पहले 4 नंबर के लगन के लिए सैटर्न का एक्वेरियस साइन आ जाता है 7th हाउस में, और 5 नंबर के लिए सैटर्न का कैप्रिकॉर्न साइन आ जाता है, या वाइस वर्सा, कैप्रिकॉर्न पहले आता है, एक्वेरियस बाद में आता है। तो ऐसे समय में मैरिज डिले हो जाती है, अनलेस आपके शुक्र के ऊपर बृहस्पति जो वीनस प्लैनेट है उसके ऊपर अच्छे प्रभाव ना हो। तीसरा है ल्यूमिनरीज एंड कारका वीनस। ल्यूमिनरी से मेरा अभिप्राय है सूर्य और चंद्रमा। रियल ल्यूमिनरी जो प्लैनेट है वो सूर्य है। सूर्य की रोशनी से चंद्रमा रोशन होता है, वो हमें दिखाई देता है, इसलिए हम उसको भी ल्यूमिनरी में देखते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा, वीनस कारका, इन तीनों पे सैटर्न का प्रभाव हो, या इन तीनों में से किसी दो के ऊपर सैटर्न का प्रभाव हो, या किसी एक के ऊपर भी सैटर्न का प्रभाव हो, तो भी मैरिज डिले हो जाती है। या ल्यूमिनरीज का कोई नक्षत्र जो है वो नवांशा जो साइन में आ जाए तब भी हो जाती है। फिर इसके आगे चलते हैं हम 4 नंबर, इन्फ्लुएंस ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ऑन 2nd और 7th और देयर लॉर्ड्स बाय ओनरशिप
ऑक्यूपेंसी और एस्पेक्ट। दूसरे घर का और सातवें घर के ऊपर या इनके लॉर्ड्स के ऊपर यदि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का वर्चस्व आ जाए बाई प्लेसमेंट इन देम और बाई एस्पेक्टिंग देम, या उनके साथ किसी घर में बैठे हों, तो भी मैरिज को डिले कर देते हैं। नेक्स्ट इज 5 नंबर है अफ्लिक्शन टू सेकंड एंड 7th हाउस एंड प्लैनेट्स पोस्टेड इन फिक्स्ड साइंस। 5वां है दूसरे घर को और 7वें घर को कोई बुरी अफ्लिक्शन आती हो, या उनमें 2 घरों में जब प्लैनेट बैठे हैं, दूसरे में बैठा है या 7वें घर में बैठा है, वो फिक्स साइन हो वहां पे और फिक्स साइन में वो बैठे हों, या इनके जो लॉर्ड हैं वो फिक्स साइन में बैठे हों। नंबर 6 है कंजंक्शन और म्यूचुअल एस्पेक्ट बिटवीन सैटर्न एंड मार्स। पहला सैटर्न और मार्स का आपस में संबंध, चाहे वो इकट्ठे बैठे हों चाहे एक दूसरे को देखते हों, ये भी मैरिज को डिले करते हैं। मार्स ईगो का कारक है, क्विकनेस का कारक है, एनर्जी का कारक है। सैटर्न सबॉर्डिनेटशिप का कारक है। ईगो की वजह से कई बार शादी डिले हो जाती है। ऐसे में ऐसे होता है कि कई बार इंसान ऐसा होता है कि वो रिजिड हो जाता है कि मैंने ऐसे इंसान से ही शादी करनी है, तो वैसा इंसान मिलता नहीं है, उस लेवल का बंदा मिलता नहीं है। पहले पहले शादी डिले होती जाती है, उसके बाद जो कंप्रोमाइज पे आता है तो कंप्रोमाइज वाला बंदा भी नहीं मिलता। वीनस एंड मून, ये अगेन इमोशंस आ गए। वीनस एंड सन, अगेन ईगो आ गई, प्रेस्टेज आ गई। बंदा सोचता है कि मेरा जो स्पाउस हो किसी अच्छी रेपुटेशन वाला हो, अच्छा उच्च अधिकारी हो, या बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, या अच्छे खानदान से हो। सन एंड सैटर्न बिल्कुल अलग बात हो जाती है। सन के नेचर और है, सैटर्न की नेचर और है। जब ये कंजंक्शन है, एक दूसरे को देखते हैं, तो ये बंदे को डिसीजन लेने नहीं देते और शादी की उम्र निकलती जाती है। लेकिन ये कंजंक्शन यदि 7th हाउस में हो, फिर ये एस्पेक्ट और कंजंक्शन दुखी नहीं करते, फिर ये शादी के कारक बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट दिखाने लगा हूं अभी। 7 नंबर जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, वीनस और सूर्य में जो दूरी है वो 43 डिग्री से ज्यादा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस और सेट जो सन में दूरी है वो 43 डिग्री से ज्यादा हो यदि, तो शादी को डिले कर देता है। शादी हो भी जाए तो भी पति से या पत्नी से मिलने वाले सुखों को ये रोकता है। तो वीनस से देखिए, जब आपको किसी कुंडली में शादीशुदा कपल आपके पास आए, सन और वीनस उसके 43 डिग्री से ज़्यादा दूर बैठे हैं, तो उनके बच्चा नहीं है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि यू आर नॉट एंजॉइंग योर बेडरूम लाइफ इन ए नाइसर वे। आपकी जो बेडरूम लाइफ है अच्छी नहीं है। और यदि ये डिस्टेंस बढ़ के वीनस और सूर्य के अंदर का जो डिस्टेंस है ये बढ़ के 48 डिग्री हो जाए, जैसे जैसे 48 डिग्री को बढ़ता जाएगा, 43 से 44, 44 से 45, 45 से 40, जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना स्पर्म काउंट कम होते जाएंगे। मेल की कुंडली में स्पर्म काउंट कम होते जाएंगे उतने ही। और यदि फीमेल की हॉरोस्कोप आपके पास है, वीनस और उसके सन के अंदर फासला जो है 43 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, 48 डिग्री भी पार कर जाता है, तो उसके भी बच्चा होना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें थोड़ा बुध की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यदि बुध भी ऐसी कुंडली में अफ्लिक्शन में आ जाए तो उसकी फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं जहाँ पे बच्चा जाके डेवलप होता है, वो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स आ जाता है, वो ख़राब रहती हैं, या उसमें कोई स्वेलिंग आ गई या बंद हो गई, तरह तरह की प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। लेकिन उसके लिए हमें बुध का ध्यान देना पड़ेगा। कंजंक्शन और म्यूचुअल एस्पेक्ट बिटवीन सैटर्न, ये हम देख चुके हैं। 8वां नंबर, राहु केतु इन 2-8
और 5-11 एक्सिस बिकम एन एडिशनल फैक्टर। दूसरा घर और 8वां घर राहु केतु एक्सिस पे आ जाए, राहु सपोज करो दूसरे घर में आ जाए, 8वें घर में केतु आ जाए, या राहु 8वें घर में आ जाए, केतु दूसरे घर में आ जाए, इट्स ऑल द सेम। दूसरा घर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली का है, 8वां घर मैरिज के निर्वाह का है। ये कॉम्बिनेशन भी मैरिज को डिले भी करता है, और यदि इसके साथ एक आध कॉम्बिनेशन और मिल जाए डिनायल ऑफ मैरिज का, तो ये डिनायल ऑफ मैरिज भी देता है। यदि शादी हो भी जाती है तो भी ये कॉम्बिनेशन खराब करता है। शादी की निर्वाह, जो शादी का फ्रक्टिफिकेशन है, उसमें प्रॉब्लम देता है, परेशान रहते हैं ऐसे शादी वाले। तो ऐसे शादी में एक थोड़ा सा रेमेडियल मेजर्स हैं कि शादी ऐसी लड़की से या ऐसे लड़के से ना की जाए जिसका दूसरा और 8वां घर राहु केतु एक्सिस पे हो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस बच्चे ने भी कहीं शादी करानी है। सपोज करो आपका लड़का या आपकी लड़की है जिसके राहु केतु एक्सिस 2 और 8 पे हैं, तो उसकी शादी जब करेंगे तो ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूं, किसी किताब में इसका वर्णन नहीं है, हमारे टीचर ने हमें बताया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूं। और जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि यदि ऐसे में जहां किसी का राहु बैठा है, यदि राहु दूसरे घर में बैठा है, किसी का केतु बाहर बैठा हो और केतु बैठा है दूसरी तरफ राहु बैठा हो, तो एक दूसरे के जो असर होते हैं उनको न्यूट्रल करते हैं और शादी का निर्वाह ठीक हो जाता है। सेम कॉम्बिनेशन 5वें और 11वें घर में यदि आ जाता है तो भी शादी के लिए डिले करता है, शादी के लिए खराब करता है। उसके बाद प्रोजनी में भी इसका असर आता है, प्रोजनी को भी डिले करता है, डिनायल करता है, कई बार मिस कैरेज करवाता है ये कॉम्बिनेशन, कई बार अबॉर्शन करवा देता है। और ऐसे कई बार ऐसा होता है कि कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस समय भी हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला कार्य तो ये होना चाहिए कि जब हम हॉरोस्कोप को मिलाएं, कोशिश करें कि राहु केतु एक्सिस पे ना तो 5वां और 11वां घर हो, ना ही दूसरा और 8वां घर हो। लेकिन यदि बच्चा ही आपके पास ऐसा आ गया जिसके राहु केतु एक्सिस पे हैं, उसके लिए आपने कुंडली मिलानी है। तो उसके लिए जो अब तक निकल के सामने आया है, स्टिल इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, लेकिन अब तक जो निकल के सामने आया है वो ये है कि ऐसे हॉरोस्कोप में बिल्कुल उलट, जहाँ पे राहु बैठा है वहाँ पे केतु बैठा हो, जहाँ पे केतु बैठा है वहाँ पे राहु बैठा हो, यदि ऐसी हॉरोस्कोप का मिलान हो जाता है तो उसके न्यूट्रल होने से शादी ठीक चलने की आशा रहती है। लेकिन आज की डेट में केवल एक सुझाव है, इसको आपने कोई डिक्टम नहीं ले लेना, इसने आपको कोई रेमेडी नहीं ले लेनी, इसके साथ मेरा नाम जोड़ के आपने कोई बात नहीं करनी कि हमें सर ने ऐसा बताया है। ये बात चल रही है एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में, आप में से कोई बड़ा होके इसके ऊपर सर्च करेगा और कोई निकल के चीज़ बाहर आएगी तो आगे वाले इंसानों को भी ये अच्छा एक संदेश देंगे और उनकी रेमेडी हो जाएगी। 9 नंबर है सैटर्न इन। तो फिर रेमेडी है क्या है बेटे? ऐसे एक्सिस में आ जाए 2-8 या 5-11 में, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, आपके यदि किसी का है, आप उसको देखो कैसे हो रहा है। जब हो रहा है फिर दशा लॉर्ड और राहु जहाँ पे बैठा है उसका आपको उपाय करना चाहिए। यदि राहु 5वें घर में बैठा है तो राहु का उपाय करो, यदि केतु 5वें घर में बैठा है तो केतु का उपाय करो। ऐसे ही 8वें घर में जो प्लैनेट बैठा है उसका उपाय करो, क्योंकि 5वें घर से बच्चे के लिए बहुत असर आता है। लव अफेयर्स के लिए, लव अफेयर भी कई बार खराब कर देते हैं मैरिड लाइफ को। 5वें घर में बच्चा, 5वें घर में लव अफेयर, यदि 5वें घर में केतु आ जाए, 5वें घर में राहु आ जाए, जो भी 5वें घर में हो उसका उपाय करो। केतु भी खराब करता है, कई बार बच्चा होने में दिक्कत देता है, फैलोपियन ट्यूब्स को खराब करता है, स्पर्म काउंट को खराब करता है। राहु
लव अफेयर दे देता है 5वें घर में बैठ के, राहु झूठ बुलाता है अपने स्पाउस से, तो उसमें फैमिली लाइफ खराब होने का खतरा रहता है। लव एंड कंपेटेबिलिटी बिटवीन द कपल इस्टेब्लिश नहीं हो पाती कि दोनों एक दूसरे पे शक करते रहते हैं, और उसके साथ जो उनका प्रभाव है वो आगे तक जाता है। 9वां घर होता है वो फैमिली पिता का होता है, लगन होता है, कई जगह उसकी परेशानियां आती हैं। जो 5वें घर में प्लैनेट आ गया 5-9 में, उसकी रेमेडी करो। इसी तरह जो 2-8 के 8वें घर में आ गया, 2-8 एक्सिस के 8वें घर में यदि आ गया, यदि राहु है तो वो फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, यदि केतु है वो भी अच्छा नहीं है। राहु के अलग प्रभाव हैं, केतु के अलग प्रभाव हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो भी प्लैनेट 5वें या 8वें घर में आ जाए उसकी रेमेडी सबसे पहले करें। जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई अभी, उसके बारे में आप सोचें कि ऐसा आपको ना ही स्पाउस मिले तो अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मेरी बेटी की कुंडली में है सर 5th हाउस में केतु है, पर सर जुपिटर बिल्कुल साथ बैठा है उसके। देखिए ऐसा है, केतु और जुपिटर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये धीरे धीरे इंसान को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, और इससे कोई चीज़ें खराब नहीं होती। कि जब बृहस्पति है तो सेफ्टी फैक्टर है, बृहस्पति डॉक्टर है, बृहस्पति डिवाइन ग्रेस है, वो सेफ्टी फैक्टर उसको मिलता है। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि बृहस्पति केतु वाले थोड़ा थोड़ा जैसे लाइफ बढ़ती जाती है आगे, वर्ल्डली कंफर्ट से डिटैच होते जाते हैं। आपकी बेटी अभी छोटी होगी, अभी आपको घबराने की क्या जरूरत है? 10th में है सर। कोई बड़ी बात नहीं है, फायदा है उसका आपको फायदा मिलेगा। ये आपकी जो बड़ी बेटी है प्रारब्ध को अच्छा प्रारब्ध साथ में लेके आई है। ये सर अगर राहु 5th हाउस में बैठा है तो 5th में यदि जुपिटर भी साथ में बैठा होगा तो ऐसा इंसान, नहीं सर, बेटे का तो अकेला राहु ही बैठा है 5th हाउस में। बस ठीक है, थोड़ा दिल फेंक होगा, वो बचा के रखना। आपका गुड़ मीठा है, मक्खियों से बचा के रखना, ठीक है, यही मैं आपको बोल सकता हूँ। और राहु में यहाँ कुछ फायदे भी हैं, कोई बार थोड़े नुकसान है। नुकसान ज़्यादा इसलिए है कि थोड़ी डाउटफुल करेक्टर बन जाता है इसलिए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके फर्स्ट बच्चे की मिसकैरेज हो जाए। तो सर अगर उपाय करके फिर बचा जा सकता है, मतलब? हाँ बचा जा सकता है, इतना तो नहीं बचा जा सकता कुछ। ऐसे तो हमें उपाय करके दुनिया में कुछ होगा ही ना, थोड़ा करते हैं आगे। सैटर्न इन 1st, 3rd, 5th एंड 7th एंड 10th हाउस फ्रॉम द लग्ना एंड आल्सो एट द सेम टाइम 4, 7 एंड 11 फ्रॉम द मून एंड वीनस, तो भी ये मैरिड लाइफ को खराब करता है। उसके बाद नोड अफ्लिक्शन टू ऑल वीनस, जुपिटर एंड 7th लॉर्ड। राहु और केतु, नोड मीन्स राहु एंड केतु। नोड की नोडल अफ्लिक्शन यदि हो, राहु और केतु की अफ्लिक्शन यदि वीनस को भी हो, जुपिटर को भी हो और 7th लॉर्ड को भी हो, तो मैरिड लाइफ को खराब करता है। ऐसा बंदा कई बार मैरिज नहीं भी करता है। राहु केतु एक्सिस और सन सैटर्न अपोजिशन, चौथा और 10वां घर, चौथा और 10वां घर यदि राहु केतु एक्सिस पे हो, और या यहां पे सन और सैटर्न की अपोजिशन हो, एक ग्रह सन बैठा है चौथे घर में, सैटर्न बैठा है 10वें घर में, तो भी कई बार बड़ी मुश्किल आती है चौथे घर और 10वें घर में। मैरिज डिनाई भी हो सकती है, मैरिज डिले भी हो सकती है। मैलेफिक इन 7th एस्पेक्ट बाई एंच प्लैनेट, जो हिजड़ा प्लैनेट है, मरकरी और सैटर्न को हिजड़ा प्लैनेट बोलते हैं। ये यदि मरकरी और सैटर्न 7th हाउस में बैठे हों और उस पर कोई बुरा प्रभाव आ रहा हो, तो आपका जो स्पाउस है वो इंपॉर्टेंट है। आपका यदि किसी लड़की के ऐसे सैटर्न और मरकरी बैठे हैं, तो आप समझो उसका जो मर्द है वो नामर्द है, उसका हस्बैंड नामर्द है, वो उसकी सेक्स की भावना को समझता नहीं है और उसको पूरी सेक्स की डिजायर को पूरी नहीं कर पाता, वो मर्द है। यदि ऐसा आदमी के आता है तो उसकी जो वाइफ है वो फ्रिजिडिटी उसको होती है, और जिसकी वजह से मैरिड लाइफ खराब हो जाती है और बड़ा परेशानी आती है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसका मेंटल इलाज है, फिजिकल बीमारी नहीं है।
ऐसे बंदे के दिमाग की काउंसलिंग करानी चाहिए, उसको काउंसलर के पास भेजना चाहिए, साथ में मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी कराना चाहिए, उसके बाद ही इसका इलाज है। कई बार ऐसे बंदे के बच्चे भी नहीं होते। राहु इन 7th एस्पेक्टेड बाई मेलेफिक और विदाउट बेनिफिक एस्पेक्ट, यदि राहु हो तो ये शादी लेट भी करता है, शादी अच्छी भी नहीं चलती है, शादी को डिनाई भी कर लेता है कई बार। उसका कारण क्या होता है, ये इसकी टेंडेंसी होती है कि अपने स्पाउस को चीट करता है, अपने स्पाउस को थोड़ा ऐसा समझ लो कि सच्चा नहीं होता, झूठ बोलता है, तूफान तोलता है। धीरे धीरे स्पाउस को पता चल जाता है, मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि 7th में जब राहु है तो स्पाउस उसको चीट कर जाता है। इट इज इक्वली द सेम। कई बार स्पाउस उसको चीट कर जाता है तो उसको परेशानी आती है, मैरिड लाइफ खराब होती है। तो धुंध है, राहु इज ए फॉग, ट्रांसपेरेंसी की कमी रहेगी बिटवीन द कपल, किसी भी तरीके से रहे। और जब राहु होगा, एस्ट्रोलॉजी में आपको ऐसे देखना चाहिए, राहुवत शनि केतुवत मंगल। जैसे शनि के प्रभाव हैं सैटर्न के जैसे प्रभाव है 7th हाउस में, वैसे ही राहु के प्रभाव मिलते हैं। आपका स्पाउस ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता, आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, उसकी लुक ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, ये नेचुरल टेंडेंसी है। यदि उसके उलट ऐसे बंदे को स्पाउस खूबसूरत मिल जाए और ऐसे बंदे को बहुत ब्यूटीफुल वाइफ या हस्बैंड मिल जाए, समझ लो वो आपको चीट करने वाला है। यदि खूबसूरत नहीं है तो आपके हक में जाती है बात, क्यों राहु था, राहु खूबसूरत नहीं होता। आपका स्पाउस यदि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो आपकी शादी चलेगी, यदि बहुत खूबसूरत है तो आपको प्रॉब्लम आएगी उससे, उसके करैक्टर से, उसके झूठ बोलने से, उसकी सिंसियरिटी में आपको दिक्कत आएगी। तो मेलेफिक इन 1st, 7th, 12th विद वेनिंग मून इन 5th, 5वें घर में घटता हुआ चंद्रमा हो, और पहले घर में, 7वें घर में, 12वें घर में मेलेफिक हो तो डिनायल ऑफ मैरिज भी देता है। वीनस कंबस्ट डेबिलिटेटेड एंड सैंडविच बिटवीन मेलेफिक्स, शुक्र कंबस्ट हो जाए, सूर्य के विदिन 3 डिग्री आ जाए, और आसपास के जो घर हैं उनमें मेलेफिक प्लैनेट बैठे हों तो भी शुक्र जो शादी का कारक है, शादी की खुशी इंसान से वंचित रखता है। मून एंड वीनस अफ्लिक्टेड बाई सैटर्न एंड मार्स, चंद्रमा और शुक्र दोनों सैटर्न और मार्स से यदि अफ्लिक्टेड होंगे तो भी डिनायल ऑफ मैरिज देता है। और 17 क्वेश्चन है, 17 नंबर है नेक्स्ट पेज पे, सैटर्न एंड मार्स इन 7th टू मून एंड वीनस। सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन चंद्रमा से या शुक्र से 7वें घर में होगा तो भी ये प्रॉब्लम है। मरकरी इन सैजिटेरियस असेंडेंट, सैजिटेरियस 9 नंबर राशि लग्न में बैठी हो और उसमें मरकरी बैठा हो तो भी ये ठीक नहीं है कॉम्बिनेशन। सैटर्न इन 7th और 5th विदाउट बेनिफिट इन्फ्लुएंस, ये भी अच्छा नहीं है। 5वें घर से सैटर्न तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देखता है, 7 में यदि बैठ जाता है तो डिले इन मैरिज करता है। यदि किसी की मैरिज पहले हो भी जाती है तो उसकी मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लुएंस ऑफ द मेलेफिक ऑन 7th इट्स लॉर्ड एंड वीनस, मेलेफिक प्लैनेट्स के 7वें घर में और वीनस में, वीनस के साथ मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो बहुत ज़्यादा गलत प्लैनेट्स का तो भी ये प्रॉब्लम आती है। इफ 7th लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ नवांशा लगना, 7वें घर का स्वामी और नवांश का लगन जो होता है वो और उसका स्वामी, यदि चंद्रमा उसमें बैठा हो और नवांश कंबस्ट हो, चंद्रमा कंबस्ट भी हो तो ये प्रॉब्लम आती है। 22 नंबर, वीनस इन 8th विद इन्फ्लुएंस ऑफ मरकरी एंड सैटर्न, 8वें घर में शुक्र हो और मरकरी साथ में बैठा हो या उसको देख रहा हो, सैटर्न साथ में बैठा हो या उसको देख रहा हो, डिले इन मैरिज देता है। नीचे नोट्स है, वो आपको अभी नहीं पढ़ाई गई, जेमिनी का है। उपपदा लगना आपको आता है, वो उपपदा, इफ मैरिज इज डिले एडवाइज फास्टिंग ऑन डे रूल्ड बाय द लॉर्ड ऑफ उपपदा। यदि उपपदा लगन है आपका तो यदि वो उपपदा लगन का जो स्वामी है तो सूर्य है तो संडे का व्रत रखें,
मंडे, मून है तो मंडे का रखें, शुक्र है तो शुक्र का रखें, बृहस्पति है तो वीर का रखें, बुध है तो बुधवार का रखें। उसके यदि लॉर्ड को यदि खुश करना है, उस दिन का व्रत रख के शादी के लिए प्रार्थना की जा सकती है कि हमारी शादी अच्छी रहे, हमारी शादी जल्दी हो जाए और कोई बाधा ना आए, ऐसा कहना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिकल सेशन में। प्रैक्टिकल सेशन में मैं आपको लेके चलता हूं। उसके लिए ये जितने मैंने बनाए हैं वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहला था, 1 नंबर डिक्टम था, लगना इन 7th हाउस, लगना और 7th एंड देयर लॉर्ड इन फिक्स्ड साइन। जैसे फिक्स्ड साइन कौन से होते हैं? 2 नंबर साइन फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड साइन 2 नंबर फिक्स्ड होता है। उसके बाद 5 नंबर फिक्स्ड होता है। उसके बाद 8 नंबर फिक्स्ड होता है और उसके बाद 11 नंबर फिक्स्ड साइन होते हैं। लगन में 2 नंबर साइन हो, 5 नंबर हो, 8 नंबर हो, 11 नंबर हो, या यहां पे 2, 5, 8 और 11 में से कोई हो, या इनका स्वामी, यदि यहां पे राशि स्पोज करो मूवेबल 1 है, 1 से ये 5 नंबर यहां पड़ी है, इनका स्वामी फिक्स्ड साइन में आ जाए, मार्स इन फिक्स्ड साइन, दोनों में से कोई बात हो, लेकिन दोनों होनी चाहिए। अब यहां पे 7 नंबर आ गया, ये भी मूवेबल है, इसका फिक्स्ड साइन में हो, या तो इसी के साथ आके बैठ जाए वीनस भी, या फिक्स्ड साइन में हो 8 नंबर में आ जाए वीनस। तो ये कॉम्बिनेशन पहला बनता है। और मून ऐसे में मूवेबल साइन में होना चाहिए। मून को यहां बैठा दो, मून मूवेबल साइन। जो लगन का स्वामी और 7th हाउस है ये फिक्स्ड साइन है, मून मूवेबल साइन में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं है फैमिली का, कभी बात होती है और कोई ज्यादा सीरियस समय पे लेता नहीं है बात, और डिले होती जाती है। दिस इंडिकेट्स लाइक दिस। ये आपको धीरे धीरे अपने आप, हाँ जी बोलो बेटा। सर अगर मून आ जाए, ड्यूअल में आ जाए, जैसे 12 में आ फिर जाए, ये डिग्रीज कम हो, फिर थोड़ा ऐसा है कि जब मून जब ड्यूअल में है तो कभी कभी आप सीरियस होंगे और उस समय काम हो जाएगा। ओके सर। 2 नंबर डिक्टम है, लॉर्ड ऑफ 7th एंड 2nd ऑक्यूपाई सैटर्न साइन और रिसीविंग इट्स एडवर्स एस्पेक्ट। यदि 1 नंबर की कुंडली है, ये 2 नंबर है आपका, ये 7 नंबर है, यहां पे 10 नंबर और 11 नंबर साइन सैटर्न का है। 7 एंड 2nd वीनस इसका, वीनस यहां पे आके बैठ जाए सैटर्न के साइन में, बैठ गया। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है जब वीनस यहां पे आके बैठ जाए, क्योंकि ये जो वीनस है ना, ये वीनस ये फिक्स्ड साइन में आके बैठ गया है। इसमें 2 रूलिंग लग गई, पहली भी लग गई, दूसरी भी लग गई। ये फिक्स्ड साइन में आके बैठ गया वीनस। और जब ऐसा हो जाए बाई चांस, ये आपका फिक्स्ड आ गया, फिर तो एडवर्स इफेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, पहला डिक्टम ओके हो गया। यदि इसको यहां पे बैठा है, सैटर्न के साइन में बैठा है, ऐसे में कोई बुरा प्लैनेट, सपोज करो राहु यहां बैठा है,
केतु इसके साथ आके बैठ गया, यहां मंगल बैठा है, मार्स इसको देख रहा है, चौथे घर से देख रहा है, चौथी दृष्टि से देख रहा है, राहु इससे देख रहा है, केतु की कंजंक्शन है। तो ऐसे में डिनायल ऑफ मैरिज भी हो सकती है या सुपर डिले इन मैरिज हो सकती है, ज्यादा डिले हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे काफी डिले हो चुकी है। ऐसे लोग आपके पास जब आएंगे जब शादी काफी डिले हो चुकी है, परेशान लोग आएंगे, ऐसा है। नंबर 3 आएंगे। नंबर 3 पे हमने क्या देखा, ल्यूमिनरी एंड कार का वीनस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न। अब सूर्य कहीं बिठा दो, सूर्य यहां बिठा दो, चंद्रमा आप वीनस मून वीनस यहां बिठा दो, ल्यूमिनरी एंड कार का वीनस यहां पे बिठा दिया, और मून बिठा दो यहां पे। देखो अब सैटर्न को हम यहां बिठाएंगे, सैटर्न को यहां बिठाएंगे। सैटर्न तीसरी दृष्टि से सन को देख रहा है, 7वीं से वीनस को देख रहा है, 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, मून को देख रहा है। ये जो आपका है ये क्लियर हो जाता है, ये चीज क्लियर हो जाती है। तीसरा भी क्लियर हो गया आपका, दूसरा भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं चौथे पे। चौथे को करते हैं इन्फ्लुएंस। ये सभी प्लैनेट्स सर, ये सभी का होना चाहिए सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस है। हाँ जी, देखो उसने क्या लिखा है, ल्यूमिनरीज मतलब सन एंड मून है जी, एंड कार का वीनस, तीनों पे असर होना चाहिए, तीनों पे असर होना चाहिए। और ठीक सर बीइंग इन कॉन्स्टिलेशन दैट इज नक्षत्र, साइन और नवमांशा क्या होता है? वो आता हूं बेटे, आता हूं अभी। अच्छा, बीइंग इन हिज कॉन्स्टिलेशन और साइन और नवांशा, यदि ये ऐसा हो कि सूर्य एक ऐसा है, सन है, सन के ऊपर दृष्टि नहीं है, सन यहां से उठा लो, सन यहां से उठा लिया, सन को रख दो यहां पे। अब 2 पे दृष्टि आ गई, तीसरे पे आई नहीं। सन जो है सैटर्न के नक्षत्र में हो तो भी बात यही है, कॉन्स्टिलेशन मतलब नक्षत्र, ठीक है जी। या सन को 10 नंबर साइन में रख दो थे यहां पे, यहां भी ना रखो, सन उसके साइन में हो तो भी बात यही है, यहां पे सन रख दो। नवांशा, जब D9 चार्ट होता है आपका, D9 चार्ट के बारे में आप सब जानते हैं ना, D9 चार्ट में वो सैटर्न की राशि में बैठा हो, जो प्लैनेट इसके घेरे में नहीं आ रहा, यदि इसे घेरे में आता है तो ओके, यदि D9 चार्ट में वो सैटर्न के साइन में बैठा है तो भी बात वही चलेगी। ठीक है सर, समझाओगे ना? हाँ जी सर। अब आएगा इन्फ्लुएंस ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। चार नंबर पे बात करेंगे हम। 4 नंबर का मतलब है इन्फ्लुएंस ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ऑन 2nd और 7th और देयर लॉर्ड बाय ऑनरशिप, ऑक्यूपेंसी एंड एस्पेक्ट। दूसरे घर का स्वामी सपोज करो कोई भी है, यहां पे शुक्र है, सपोज करो शुक्र यहां पर रख दो, कहीं भी रख दो कुछ, और कोई लेते हैं असेंडेंट कोई और लेते हैं जहां पे दोनों शुक्र ना हो, आपको कंफ्यूजन से दूर रखता हूं। 3 नंबर ले लेते हैं, यहां पे मून आ गया, दूसरे घर का स्वामी, मून को यहां रख देते हैं, और 5, 6, 7, 8 और 9 यहां पे बृहस्पति आ गया, बृहस्पति को यहां पे रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं बृहस्पति को। अब हम देखते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, चाहे एक प्लैनेट आगे इधर बैठ गया, सैटर्न रेट्रोग्रेड आ गया, सैटर्न रेट्रोग्रेड आ गया, जुपिटर के साथ बैठा है, चंद्रमा को देख रहा है, तो ये 4 नंबर कंडीशन आपकी क्लियर हो जाती है।
अब 5 नंबर पे बात करेंगे। जो 5 नंबर कंडीशन है वो आपकी दे रही है अफ्लिक्शन टू सेकंड एंड सेवंथ हाउस एंड प्लैंड पोस्टेड इन द फिक्स्ड साइंस। देखिए यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये आगे साइन। अब इसमें से फिक्स्ड कौन है? ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स है। ये साइन फिक्स हो गई। ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं। 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 11 नंबर राशि फिक्स होती है। अफ्लिक्शन टू सेकंड एंड सेवंथ हाउस एंड प्लैंट पोस्टेड इन फिक्स साइन। अब यदि सपोज करो इधर कोई प्लैंट बैठा है, सपोज करो मून इधर बैठा है, मून बैठा है, सपोज करो इधर बैठा है बृहस्पति बैठा है, इधर सपोज करो मंगल बैठा है। 7th लॉर्ड मंगल है, फर्स्ट लॉर्ड मंगल है और वीनस कहीं बिठा दो, कहीं वीनस बिठा दो, यहां पे वीनस बिठा दो, ये 7th लॉर्ड है। इन सबको अफ्लिक्शन हो, चंद्रमा को भी अफ्लिक्शन हो, बृहस्पति को भी अफ्लिक्शन हो, मंगल को भी अफ्लिक्शन हो, वीनस को भी अफ्लिक्शन हो। अब यदि हम कैसे कर सकते हैं अफ्लिक्शन? सपोज करो अब इसकी अफ्लिक्शन चाहिए, इनको अफ्लिक्शन चाहिए, कहीं से भी मैलेफिक प्लैनेट्स की अफ्लिक्शन आ जाए तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे सैटर्न इधर आ जाए मैलेफिक, सैटर्न आ गया, ये सैटर्न हम लेते हैं, सैटर्न सैटर्न यहां पे इसको अफ्लिक्ट कर दिया, यहां से इसको अफ्लिक्ट कर दिया। एक आ जाए यहां पे आ जाए राहु, जो राहु आएगा केतु यहां आ जाएगा, इसको भी अफ्लिक्ट कर दिया। तो ये हमारा जो 5 नंबर आपका डिक्टम है वो यहां से पूरा हो जाता है। इसको हम 5 नंबर डिक्टम बोलेंगे। तो आगे है 6 नंबर। 6 नंबर में हमारा आ रहा है 6 नंबर जी। अब इसको 6 नंबर करते हैं। कंजंक्शन और म्यूचुअल एस्पेक्ट बिटवीन सैटर्न मार्स, चाहे सैटर्न मार्स इकट्ठे बैठे हो, चाहे एक दूसरे को देखते हो, चाहे यहां बैठ जाए, यहां सैटर्न आ जाए, एक ही बात है। उसके बाद आगे आता है वीनस एंड मून। चंद्रमा मून को चंद्रमा वीनस को देखता हो, वीनस मून को देखता हो, तो भी एक ही बात है। अब आ गया, ये आ गया, ये हो गया। वीनस एंड सन, सन एंड सैटर्न। वीनस यहां बैठा है, सन यहां बैठा है, या सन यहां बैठा है, सैटर्न यहां बैठा है, एक दूसरे को देख रहे हैं और इसलिए भी प्रॉब्लम आती है। हाँ जी सर, वीनस हो ही नहीं सकते। नहीं, मैंने तो यहां वीनस यहां बिठा दो, लो ऐसे बिठा दो। नहीं, वीनस ऐसा, मैं आपको ऐसे इकट्ठे बिठा दो, सन और वीनस को इकट्ठे बिठा दो, लो ऐसे बैठ गए। आपकी बात ठीक है, कन्फ्यूजन मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। और ठीक है, और ये अब ये आ गया 5 नंबर आपका हो गया। इसी तरह 6 नंबर हो गया आपका। अभी 7 को लेते हैं। 7 क्या बोलता है? ये मोस्ट डेंजरस, आपको बता रहा हूं, ये दिस इज मोस्ट डेंजरस। 7 का क्या है? सन और वीनस, जैसे अभी आपने बोला दूर नहीं हो सकते, सेम पैटर्न के बात करेंगे। सन को यहां बिठा दो, वीनस को यहां बिठा दो। देखो ये जो फासला हो गया 30 डिग्री का, तो ये सीधा ही हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया।
यदि ये बैठा है 20 डिग्री पे, 10 ये हो गए, ये 10 डिग्री हो गए, इट कम्स आउट 10 डिग्री डिस्टेंस। और ये वीनस बैठा है 4 डिग्री पे, 4 डिग्री पे बढ़ा दो, तो डिस्टेंस 10 प्लस 30 44 हो गया सर। ये जनरल कुंडलियों में आपको मिल जाता है, जिसके स्पर्म काउंट कम होते हैं, जिसके बच्चा नहीं होता, जिसकी शादी लेट होती है, ऐसा अक्सर लड़कियों के या लड़कों के मिल जाता है। ये मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इनकी शादी होने के बाद भी इनकी शादी अच्छी नहीं रहती। शैया सुख जिसको बोलते हैं, शादी का सुख बोलते हैं, सेक्स का सुख बोलते हैं, इनमें कमी रहती है। और यदि अब वीनस ये 4 डिग्री आ गया, यदि ऐसे डिस्टेंस मोर देन 40 डिग्री, 43 डिग्री प्लस यदि डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड द वीनस, तो ये शादी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। शादी लेट होती है, मुश्किलों से होती है। शादी के बाद शैया सुख में प्रॉब्लम आती है, बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है। यदि किसी ये लड़के का है तो उसको स्पर्म काउंट की कमी होती है। ये 43 डिग्री से 48 डिग्री तक जितना जाता जाएगा ऊपर को, प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाएगी। ऐसे ऊपर को ग्राफ जाएगा। 43 डिग्री पे कम है, इस पे ज्यादा है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद। जिसका 48 डिग्री है उसका हस्बैंड उसके पास आने से घबराता है, उसके पास सेक्स की कैपेसिटी नहीं होती सेक्स करने की, और उसके स्पर्म काउंट कम होते हैं। यदि ऐसे में शुक्र प्लस राहु, वीनस प्लस केतु, वीनस प्लस सैटर्न, वीनस प्लस मरकरी आ जाए तो ज्यादा बुरा है। वीनस राहु स्पर्म काउंट खराब करता है। जो स्पर्म होते हैं वो, ये यूट्रस है आपका, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं 7 नंबर पढ़ा रहा हूं। ये यूट्रस होता है, इसको ऐसे स्पर्म हिट करते हैं। ऐसे स्पर्म ऐसे होते हैं, हेड होता है स्पर्म का, ये बॉडी होती है, उसके पीछे पूंछ लगी होती है। एक बार इंजैकुलेशन के बाद मेल के स्पर्म में से 2.5 लाख से 4 लाख स्पर्म निकलते हैं। वो बहुत स्पीड से इसको हिट करते हैं। ऐसे किसी एक 4 लाख में से 2.5 लाख में से किसी एक ने अंदर जाना होता है। और जब ये डिग्री बढ़ जाती है, वीनस के साथ राहु आ जाता है, वीनस का केतु आ जाता है, तो ये स्पर्म काउंट की ये पूंछ जो है वो ऐसी नहीं रहती। पूंछ या तो 2 मुही हो जाती है, 2 मुही हो जाती है पूंछ, ये आगे ऐसे, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। या ये पूंछ 2 मुही ना होके टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फिर भी स्पीड कम हो जाती है। और क्वालिटी ऑफ स्पर्म इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहती कि यूट्रस की लेयर को तोड़ के अंदर चला जाए और कंसीव कर दे, बच्चा कंसीव कर दे। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस चीज है। सबसे पहले जब कुंडली मिलान करनी है, सबसे पहले देखो सूर्य और शुक्र का फासला आपस में कितना है। नेवर गो फॉर मैरिज विद दैट बॉय और गर्ल जिसका शुक्र का फासला और सूर्य का फासला 43 डिग्री से ऊपर है। 43 डिग्री से ऊपर तो इलाज भी नहीं होता, ये रिपेयरेबल है। ये आपको डॉक्टर से इलाज होने के साथ आपका ये सर जाता है। लेकिन 48 डिग्री प्लस इलाज भी नहीं होता, इलाज भी नहीं होता। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज आपका समय लग गया है, आपका काफी हो गया है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कॉम्बिनेशन जिस तरीके से मैंने समझाए हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। यदि आप इसके ऊपर रहते हुए कॉम्बिनेशंस की एलैबोरेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं फिर इस पूरे चैप्टर को 1 to 22 जितने भी डिक्टम हैं उनको आपको प्रैक्टिकल में इसी तरह कराऊंगा। यदि आप खुद ऐसा कर सकते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसी तरह चलूंगा जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद यदि आपको
आपकी मेरी और वीडियोस आप चाहते हैं कि आपको समय पे पहुंचें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।